वेलकम स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड 6th चैप्टर टिश्यूज़। अब लास्ट सेशन में एनिमल टिश्यूज़ के हमने दो पार्ट्स कवर कर दिए थे। इफ़ वी नेम देम दे वर मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, और आपको इन दोनों के डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने होंगे along with distinguish in muscular tissue and a note on nervous tissue. Today we will finish the chapter by covering the next two parts, that is connective tissue and epithelial tissue. अब इन दोनों में क्लासिफिकेशन है, सब टाइप्स हैं बहुत सारे, तो आपको नोट डाउन करना होगा क्योंकि अब सिर्फ ऐसे अटेंड करते हैं तो सब पॉइंट्स दिमाग में जाएंगे नहीं, और कल स्ट्रिक्टली ओरल्स होने वाली है इस पर और बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये देखने के लिए कि आपने कितना अच्छे से अटेंड किया ये सब. सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद कनेक्टिव टिश्यू. अब ये नाम कनेक्टिव क्यों दिया गया है, इस वर्ड में ही आंसर है. ये कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट रखने का काम करता है. अब ये क्या कनेक्ट करेंगे ये सब अभी हमको जानना है. सो इट्स अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस ऑर्गन्स. पूरे ऑर्गन्स को, बॉडी को कनेक्ट रखने का काम करेंगे, एंकर करने का काम करेंगे. सच इट कैन कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर. कुछ ऐसे टिश्यूज देखेंगे जो दो बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं. फिर एक ऐसा टिश्यू देखेंगे जो मसल टू बोन कनेक्ट करके रखेगा. सो देर आर मेनी सच थिंग्स. सो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड. अब इनके सेल्स के बारे में बात हो रही है. दे आर लूजली स्पेस्ड. अब ये कोई प्रोटेक्टिव टिश्यू जो नहीं है. प्रोटेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था कि दे आर close to each other with less intermolecular space. So the cells are loosely spaced. अगर यहाँ पे भी देखें तो connective tissue will connect and join the different parts of the body together. So because they join and keep connected, नाम connective है. The cells are loosely packed and the space between the cells, because they are loosely packed, there will be intermolecular space, right? Intercellular space. और वो space जो cells के बीच का होता है उसको हम कहेंगे मीडियम और सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सेल्स, और उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स. ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट, दैट द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दैट इज लूजली स्पेस्ड, एंड देर इज अ जेल लाइक इंटरसेल्युलर सब्सटेंस इन दिस मीडियम और ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स. द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज फ्लूइड विथ नॉन लिविंग मैट्रिक्स which may be solid as in bone and cartilage and fluid as in the blood. तो मैट्रिक्स यानी सेल्स के बीच का मीडियम, दैट इज सराउंडिंग मीडियम, और ये जेल लाइक सब्सटेंस से फिलअप रहेगा. अब हर एक टिश्यू में हम देखेंगे उनके सेल्स के सराउंडिंग मीडियम किस चीज़ से ऑक्यूपाइड है, जिसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. द स्पेस बिटवीन द सेल्स आर फिल्ड विद अ जेली लाइक मैट्रिक्स, एंड इट कुड बी अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स विच में बी अ सॉलिड एज इन बोन, यानी बोन के सेल्स के बीच में पूरा सॉलिड भरा हुआ रहता है, एंड इन कार्टिलेज एज वेल, एंड फ्लूइड एज इन ब्लड. तो अब हम देखते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड? ब्लड कंटेन्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स. मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं विच इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये सेल्स एयर में नहीं घूमते. दे ऑल मूव इन एंड आउट और मूव थ्रू आउट द बॉडी थ्रू अ लिक्विड मीडियम. यानी इनके सेल्स के आजू बाजू में जो स्पेस है इज फिल्ड विथ लिक्विड, and that liquid matrix is called plasma. That means blood is made up of a liquid called plasma. ये मैंने आपको ऑलरेडी सेल्स में भी पढ़ाया था in the part plasma membrane, कि जब एक ब्लड वेसल से, अब ब्लड क्या क्या कैरी करेगा? They will carry all gas, oxygen, they will carry digested food, they will carry hormones, waste material. तो जब इसेंशियल चीज़ें एक वेसल से हर एक सेल तक पहुंचानी है, वेसल जो ब्लड वेसल है उसके पोर्स से ओनली प्लाज्मा कैन गो आउट एंड कम इन. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स कैन नॉट मूव आउट बिकॉज दे आर बिगर इन साइज, एंड ब्लड वेसल्स का पोर्स स्मॉलर साइज का होता है. सो ओनली प्लाज्मा कैन गो आउट, रीच टू ईच एंड एवरी सेल एंड कम बैक. सो सेल्स एक्चुअली टेक इन प्लाज्मा एंड थ्रू दैट दे गेट ऑल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, digested food and hormones. So that's why cell membrane is also called as plasma membrane. ये बात डिस्कस कर लिया था हमने. सो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ दीज सेल्स. अगर एक और इमेज डिस्कस कर दें इस पर, हियर इट इज, यू कैन सी इट्स अ लाइट येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा
and in that are WBCs, platelets and RBCs. अब इनके फंक्शंस की बात करें, जस्ट अ मिनट, इनके फंक्शंस की बात करें तो आप ये देख सकते हो दैट प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड and it contains all salts, glucose, amino acids, vitamins, urea. Urea is a waste which is produced by, which is undigested part of protein से ये produce होता है and forms a major part of urine is removed. Proteins, fats, तो सब कुछ ये प्लाज्मा में present होता है. Then white blood cells involved in immune system, ये बात पहले बताई आपको भी. Platelets involved in blood clotting, कहीं भी इंटरनल ब्लड वेसल कट हो जाए कोई भी इंजुरी की वजह से, ब्लड लॉस वुड बी क्रूशल और हार्मफुल, तो वहाँ जाकर वो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, सेमी सॉलिड बना देते हैं, जिसके बाद वहाँ से ब्लड लीक नहीं होता. एंड रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन कैरिंग ऑक्सीजन. सो ओवरऑल दीज कॉम्पोनेंट्स टुगेदर मेकअप ब्लड. उसमें मेजर पार्ट क्या है, द मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड इज, so plasma forms 55% of the total volume of the blood. You have to remember that. And it contains all these cells dissolved in it, embedded in it. So that's all. आपको ज़्यादा डिटेल में है नहीं, आपको सबका एक एक पैराग्राफ दिया है. अगर अगले पेज पे हम देखें तो ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब क्या कि ब्लड इज अ टिश्यू, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स. इन सेल्स के बीच में जो मीडियम आता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, तो वो फ्लूइड मैट्रिक्स है कॉल्ड प्लाज्मा, in which RBCs, WBCs and platelets are suspended. And this plasma will contain proteins, salts and hormones. And blood will flow and transport gases, digested food, hormones and waste material to different parts of the body. Clear? Now we move to the second connective tissue, which is bone. Is another example of connective tissue. अब bone के बारे में बोले तो इट्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. उसके बिना बॉडी का शेप साइज कुछ भी बिगड़ सकता था, करेक्ट. तो बोन के बारे में अगर डिस्कस करने गए अभी तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे भी आप पढ़ते जा सकते हो ना. बोन फॉर्म्स द स्केलेटन दैट सपोर्ट्स द बॉडी एंड एंकर्स द मसल्स. एंकर्स यानी मसल्स को होल्ड करके रखा है बोन्स ने. हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे वन मोर कनेक्टिव टिश्यू विच विल जॉइन मसल्स टू द बोन्स, but it's a very strong and non-flexible tissue, correct, in which the bone cells are embedded, that means they are dissolved in a hard matrix. अब बोन के सेल्स के बीच में जो मीडियम है, स्पेस है, इंटरसेल्युलर स्पेस है, कंसिस्ट ऑफ हार्ड मैट्रिक्स, यानी हार्ड मीडियम है, जिस वजह से बोन को स्टिफनेस आती है. और इन सेल्स के बीच में नॉन लिविंग मैट्रिक्स है एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. सो ध्यान रखना है आपको, its surrounding medium is made up of proteins which is heavily coated with salts of calcium and phosphorus, and these are responsible for the hardness of the bones, correct. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर बार गिरे तो फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब उनके बोन्स में इजीली क्रैक आ जाए, मतलब उनमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स की कमी है, जिस वजह से उनका बोन उतना हार्ड नहीं रह पा रहा. तो उनको कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती है. पहले आते थे कैल्शियम सैंडोज, दवाइयों का नाम ऐसा था. तो कैल्शियम इंटेक करने से फिर उनके बोन्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है एंड दे डोंट इजीली क्रैक ऑन हिटिंग. सो बोन के बारे में देखा जाए तो यही पाते हैं. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, जस्ट अ मिनट, दैट एंकर्स द मसल्स, दैट इज होल्ड्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन? स्ट्रॉन्ग यानी थोड़ा भी गिरे तो इजीली बोन क्रैक नहीं होंगे, बॉडी को डैमेज नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने की एडवांटेज ही हुई. और नॉन फ्लेक्सिबल मतलब कैसे भी हमारी बॉडी बेंड नहीं हो सकती, तो हमको एक स्टिफ, एक फर्म फ्रेमवर्क देने के लिए उसको नॉन फ्लेक्सिबल ही होना सही है. दे आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. सो वी हैव फिनिश्ड विथ फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू बोन. आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको बस हर एक का मैट्रिक्स किससे बना हुआ है, हर एक में उनमें सेल्स कौन से होंगे, या उनका सराउंडिंग मीडियम दैट इज मैट्रिक्स किससे ऑक्यूपाइड रहेगा, यही बात है. देयर फंक्शंस हर एक का वही याद रखना है आपको. नाउ वी मूव टू द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू. हमारे बॉडी में कितने तो जॉइंट्स हैं,
जहाँ पे दो बोन्स को कनेक्ट किया जाता है. So two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. हर एक joint आप देखो, we can move it easily because those bones are connected with an elastic tissue called ligament. It is very elastic and it has considerable strength. मतलब उतनी ज़्यादा strength नहीं होती जितनी इसके comparison में अभी हम tendons का देखेंगे. तो ligaments और tendons में distinguish भी पूछते हैं. It's very very important distinguish between. नोट्स में भी आपको दिया हुआ है. द फर्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट विल बी दैट फंक्शन. तो मैं आपको इमेज भी दिखाने वाला हूँ. आप पहले ध्यान रखिए, बोन टू बोन, टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स का है. एंड मसल्स टू बोन, अभी हमने देखा कि बोन विल एंकर द मसल्स, तो मसल्स को बोन तक जोड़े रखने का काम टेंडेंस करते हैं. दे कनेक्ट बोन्स टू मसल्स. देखो वर्ड कनेक्ट आ ही गया इधर, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू का नाम इन्हें दिया हुआ है. एंड देयर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. They are fibrous tissue, means they are less elastic. अब मसल को बोन्स तक जोड़े रखना है तो इलास्टिक होने की क्या ज़रूरत है. हाँ, दो बोन्स को जोड़े रखना है एट जॉइंट्स, तब इलास्टिक होना ज़रूरी है, वरना उतने मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे बोन्स की. सो हियर दे आर हाईली इलास्टिक, हियर दे आर लेस इलास्टिक, हियर दे हैव कंसिडरेबली लो स्ट्रेंथ. इनमें स्ट्रेंथ ज्वाइन करके रखना है, इलास्टिक है तो कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है. यहाँ पे मसल्स को पूरा फॉर्मली अटैच कराना है बोन्स को. So they have great strength but limited flexibility. Here they are more flexible because of elasticity. Here they are less flexible क्योंकि जोड़े रखने के काम में flexibility क्यों चाहिए. हाँ, दो बोन्स के जॉइंट्स में बोन्स की मूवमेंट हो सके, इसलिए उनमें elasticity flexibility होनी चाहिए. Getting? So ligament contain very little matrix and connect bones with bones. So here we have finished two more connective tissues, that is ligament एंड टेंडेंस. डिस्टिंग्विश मैं आपको पूछने वाला हूँ, रेडी रहना है. एक बार फिर से देखें तो पहला पॉइंट आएगा फंक्शंस का, दूसरा पॉइंट आएगा दे आर हाईली इलास्टिक, दे आर इन इलास्टिक और लेस फ्लेक्सिबल. फिर एक आएगा पॉइंट दैट दे हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, यानी कम स्ट्रेंथ होती है, हियर दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ. एंड फोर्थ पॉइंट विच इज़ एन एडिशनल पॉइंट कि इनमें फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. So they are made up of, tendons are made up of white fibers, but ligaments are made up of white as well as yellow fibers. तो ये आपको points याद रखने हैं. So here there, that is the point. Connect bone to bone, elastic, strength, very less matrix, मतलब cells के बीच में surrounding medium बहुत कम रहेगा. Ligament, connect muscle to bones, less elastic, fibrous tissue with great strength and more matrix. Let's go with the images. So first image, ligament. It's a bundle of fibrous tissues like structure that connect one bone to an adjacent bone. तो ये बोन की इलास्टिसिटी की वजह से हम बोन जॉइंट्स को मूव करा सकते हैं. एंड कभी गिरे और लिगामेंट टेयर हुआ तो 2 महीना घर पे बैठना. फ्रैक्चर 21 डेज में ठीक हो जाता है, दैट्स जस्ट अ क्रैक इन द बोन. बट ये टिश्यू में टेयर आ गया तो इट विल टेक 1 or 2 months टू हील दैट. बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फ्रैक्चर की तरह ही प्लास्टर लगा के रखते हैं. बट इट्स अ सीवियर केस, रिमेंबर दैट, लिगामेंट टेयर. एंड these are the tendons, they bind muscles to bones and ligaments bind bone to bone. हमारे फिंगर्स के सारे जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट है, जिस वजह से हम जॉइंट्स के इधर बोन्स को मूव कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट. हमने बोन कवर कर लिया, ब्लड कवर कर लिया, टेंडन्स, लिगामेंट हो गया. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट. अब बोन के साथ साथ ही आता है कार्टिलेज. अब आप देख रहे हो कहाँ प्रेजेंट है ये भी जॉइंट्स में ही प्रेजेंट है. एंड दे मेक द सरफेस स्मूथ, कहीं ना कहीं सरफेस स्मूथ करने का काम करते हैं, जिससे मूवमेंट और इजीली पॉसिबल हो जाती है. तो कार्टिलेज के बारे में देखें पॉइंट्स, तो टेक्स्ट बुक का पहले पढ़ लेते हैं. Another type of connective tissue is cartilage, which has widely spaced cells. And here the cells are surrounded with proteins and sugar. The solid medium, मतलब इन cells के जो surrounding matrix है, is composed of proteins and sugar. Bone और cartilage में भी distinguish पूछते हैं. So bones have a hard matrix which is composed of calcium and phosphorus compound. Cartilage again have a solid matrix which is composed of protein and sugar.
ये 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं, ओरल्स में पक्का पूछे जाएंगे, रिमेंबर दैट. नाउ व्हाट डज दिस कार्टिलेज डू? इट विल स्मूदन द बोन सरफेस. जॉइंट्स के यहाँ पर मूवमेंट ईजिली हो सके इसलिए. एक बार देखो वापस, ये तो ऐसे कनेक्टेड है, मतलब बीच में नहीं है इनके. सो ये इलास्टिक टिश्यूज दो बोन्स के ऐसे एंड्स को कनेक्टेड किया हुआ है, पर इन जहाँ पे ये रब होने वाले हैं उनका रब होना ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकता है. तो स्मूथ करने के लिए कार्टिलेज आप देख सकते हो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज डैमेज कार्टिलेज. बहुत बार होता है कि ज़्यादा मूवमेंट होती है, जो एक्सेस साइकिलिंग मान लो, एक्सेस एडवेंचर में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कहीं ना कहीं आगे चल के बोन्स का प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि उनकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा होने की वजह से, एक्सेस हॉर्स राइडिंग बोलो तो एक्सेस होने की वजह से ये कार्टिलेज रब होते ही जाएगा, आखिर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है. करेक्ट. सो इट स्मूदन्स द बोन सरफेस एंड इज प्रेजेंट एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स. नाउ व्हाट आर द लोकेशंस वेयर यू कैन सेंस इट? नोज टिप. आप नोज टिप पे हाथ घुमाइए, आप इजीली घुमा सकते हो बिकॉज बोन सरफेस स्मूदन किया गया है कार्टिलेज से. ईयर पाइना, आउटर मोस्ट ईयर का पार्ट, ये आप इजीली फोल्ड कर सकते हो क्योंकि कार्टिलेज का प्रेजेंस है. ईयर, ट्रैकिया, ट्रैकिया इज विंड पाइप, लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, तो इनमें भी ये कार्टिलेज का प्रेजेंस है. वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स बिकॉज bones are non-flexible and here we can say they are sort of flexible one. 5 connective tissues cover हुए. अब एक बात प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, नॉनवेज खाने वालों के साथ तो शेयर कर सकता हूँ मैं कि जो चिकन खाते हैं, बाकी के इग्नोर कर सकते हो कि बहुत जन चिकन का कार्टिलेज भी खाते हैं. आपने देखा होगा तो एक इमेज बना के रखिए. तो ये स्मूथ होने की वजह से बहुत जन चिकन का ही कार्टिलेज भी खा लेते हैं क्योंकि स्मूथ इन द सरफेस बोला था, तो ये बोन तो नहीं है, बोन नहीं खा सकते, पर ये कार्टिलेज कंज्यूम किया जा सकता है. सो जो नहीं खाते भूल जाओ वो पॉइंट. जस्ट आया था पॉइंट इसलिए डिस्कस किया. हाउ आर बोन्स एंड मसल्स जॉइन टुगेदर? कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं? सो बोन्स और मसल्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट रखने का काम कार्टिलेज, टेंडेंट्स, लिगामेंट्स का है. राइट. कार्टिलेज will smoothen the bone surface, ligaments will connect bone to bone, and tendons will connect bones to muscles. So I hope सबको ये clear हुआ है. Again you can just go through these points. तो एक वीडियो आज शेयर किया जाएगा जिसमें how muscles contract and relax and cause the movement in our arms, ये एक, और न्यूरॉन का वर्किंग का एक वीडियो मैं भेजूंगा. ये दोनों भी आपको उसी के साथ साथ देख के रखना है. So tendons are what? A connective tissue attaching muscle to bone, and when muscle contracts to move a joint, it is the tendons which pull on the bone. तो देख सकते हो ये टेंडन्स मसल्स को जुड़े हुए हैं. तो जब हम आर्म लिफ्ट करते हैं, मान लो ये आर्म लिफ्ट की है अपने एट 90 डिग्री, तो ये पुल किया गया जिस वजह से when a muscle contracts to move a joint, it is a tendon which pulls on the bone. तो होता कैसे, मतलब ये मसल एक्चुअली पुल करते हैं. बोन्स आर नॉन लिविंग. Whatever movement happens in our body definitely is because of bones, but the main tissue responsible for causing movement is muscles. So these muscles, when attached to this bone by tendons, they pull the bone and our arm is lifted up. और देख सकते हो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा बाइसेप्स बल्ज आउट हो जाता है. वो वीडियो में बराबर बताया हुआ है. सो दे पुल द बोन्स एंड वी आर एबल टू लिफ्ट आवर आर्म. दैट्स द पॉइंट. So which 5 are covered till now? Try to recall. Blood, bone, cartilage, ligaments, tendons. And now we move to the last 2. Total 7 connective tissues हैं. ये सब आप जो डायग्राम्स देख रहे हो इनमें एडिशनल टर्म्स भी हैं. तो अगर आपके स्कूल ने कहा कि ये आपको करना है तो मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा, वरना अभी तक लास्ट 9 ईयर्स में कुछ भी इनमें से नहीं है. All they ask you distinguish or the functions of any these ligament, any connective tissues. तो अब बताइएगा मुझे, ये स्कूल ने अगर लिया है तो मंडे के दिन 45 मिनट्स में ये लगभग ओरल्स का ही पूरा पार्ट होगा, या पूरा सेशन ही मान लेते हैं. आई विल बी रिवाइजिंग द होल चैप्टर. जिससे जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो कुछ तो दिमाग में जाएगा, बदले में पनिशमेंट मिलेगी. आंसर्स नहीं दे पाए तो हर एक आंसर नहीं दिया, गेट 1 पनिशमेंट. एनी 1 डायग्राम, एनी 1 शॉर्ट नोट. 3 आंसर्स नहीं दिए,
थोड़ी बड़ी पनिशमेंट, तो बी रेडी विद दैट। नेक्स्ट, और 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछूंगा, कोई ब्रीफ आंसर्स नहीं। जाइलम के कंपोनेंट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स, परमानेंट के टाइप्स, जो केमिकल्स वो रिलीज करते हैं। Next, connective tissue is areolar tissue. Where it is found? It is found between skin and muscles. ध्यान रखना ये पॉइंट, मसल्स बोन को अटैच्ड होते हैं, बोन मसल्स को अटैच्ड है, मसल के ऊपर स्किन आता है, मसल और स्किन के बीच में आता है ये एरियोलर टिश्यू, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. It fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in the repair of tissues. मान लो लिगामेंट टेयर हो गया तो एरियोलर टिश्यू विल रिपेयर दैट, विल हील दैट. तो ओवरऑल मेंटेनेंस का काम इनको दिया गया है ज़्यादा करके. तो सो यू टू रिमेंबर दैट अराउंड ब्लड, सो एवरीवेयर दे हैव टू बी प्रेजेंट, क्योंकि कहीं पे भी टिश्यूज़ को डैमेज हुआ, ब्लड वेसल्स के इधर, नर्व्स के इधर, बोन्स के यहाँ पर, so they will repair it, they will support the internal organs with that way. Next is adipose tissue. Where are fats stored in our body? Belly fat, six pack जिनका रहता है उनमें फैट्स की कमी रहती है, जिनका फैमिली पैक रहता है तो उनमें इजीली दिख जाता है. देन हाथों के इधर भी आप अगर स्किन को खींच के निकालते हो तो आपको चर्बी दिखेगी हाथ में, दिस इज नथिंग बट फैट. Again, they are found below the skin and between the internal organs. Muscles अलग होते हैं, याद रखना, मसल्स और स्किन के बीच में एरियोलर भी रहेगा और एडिपोज टिश्यू भी रहेगा. इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स which stores fat. The cells of this tissue are filled with fat globules. So we can say it's basically a aggregation of fat cells only, adipose tissue. And storage of fat let it act as an insulator. अगर इसके एडिशनल फंक्शंस की बात करें तो फैट का प्रेजेंस होना जरूरी है. इट सर्व्स एज अ फैट रिजर्वायर, इट प्रोवाइड्स शेप टू द लिम्स एंड द बॉडी. मसल्स बहुत कम होते हैं, उसके ऊपर फैट का एक लेयर आता है जिस वजह से एक शेप मिल पाता है. इट फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन. कभी गिर गए तो हमको इजीली इंजरी नहीं होती, क्योंकि ये जो फैट है ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह काम करता है, जो किडनीज और अलग अलग ऑर्गन्स तक डैमेज नहीं पहुंचने देता. एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दीज फैट्स being a poor conductor of heat, it reduces the heat loss from the body. तो कहीं ना कहीं रूम टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करने का काम भी इनका ही बोल सकते हैं. इट रेगुलेट्स, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर. सो दैट इज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू विच यू हैव टू रिमेंबर. एक इमेज आपको दिखाने के लिए कि स्किन एपिडर्मिस लेयर अभी हम करने वाले हैं शुरू. देन स्वेट ग्लैंड्स भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं विच रिलीजेस स्वेट. एंड हियर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड sebaceous gland which will release secrete oil. आपको जो ध्यान रखना है वो है एडिपोज टिश्यू. अब उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर फैट सेल्स का ऑक्यूपाइड पार्ट है. दैट्स द पॉइंट. अब ये है लिगामेंट्स which connect bones to bone. They are elasticated to allow the movement of that joint but are not strong enough to stop movement outside the normal range. Getting? So ये सारे हैं connective tissues. Try to recall all 7 and their functions so that you're able to answer it on Monday. बहुत अच्छे से करके रखना होगा ये सब, इनके locations और इनके functions. So this way we have finished with the third type of animal tissue, which is connective tissue. And now we move to the last one, which is epithelial tissue. So now we discussed about epithelial tissue. What is it? The covering or protective tissue in animal body are called as epithelial tissue. और याद करो, what was the covering or protective tissue in plant body? What was that? It was epidermis. So both starts with EPI. They cover most organs and cavities, that is hollow space inside within the body. So ये सब locations यहाँ पे दिए गए हैं. So epithelial tissue is the simplest tissue. It is the protective tissue of animal body, which you have to remember. And the cells of this tissue are tightly packed. Because ये outermost organ skin को भी cover करेंगे तो protection के लिए they are tightly packed and it forms a continuous sheet and no intercellular matrix.
Remember that it forms a barrier to keep different body systems separate. Here it is, it forms a barrier to keep different body systems separate. तो एपिथेलियल टिश्यू पर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको पहले 3-4 पॉइंट्स उसके सेल के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, व्हाट इज इट्स फंक्शन, ये सब आपको लिखना होगा. देन यू हैव टू राइट ऑल द लोकेशंस और फ्यू लोकेशंस एट लीस्ट where they are present. Cells are tightly packed and form a continuous sheet. Almost no intercellular space. Right? Anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. So, because as a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role. क्योंकि उस लेयर से उनको आना है अंदर, सो कहीं ना कहीं एपिथेलियल टिश्यू परमिट करेंगे किन चीज़ों को अंदर आना है और किन को नहीं. दे रेगुलेट, कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो लेट्स डिस्कस ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू नाउ. सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू इज अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम. सबसे थिन लेयर का सिंपल टिश्यू है स्क्वैमस एपिथेलियम. अब ये सबसे थिन लेयर का टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? इट मीन्स सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. दे आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड दे फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. दे आर एक्सट्रीमली थिन, फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. अब इसका थिन होना ये कौन से लोकेशंस को सपोर्ट करता है? जहाँ पे एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई मटेरियल अंदर लेना है और कुछ गिव आउट करना है, जहाँ पे एक्सचेंज एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे अगर बैरियर थिक रहा देन एक्सचेंज वोंट हैपन दैट इजीली. सो दे आर प्रेजेंट इन दोज लोकेशंस वेयर एक्सचेंज एक्टिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. लाइक हियर इज द पॉइंट, इन द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल से चीज़ें अंदर बाहर ज़्यादा करेंगी थ्रू द पोर्स. लंग एल्वियोलाई. अब लंग एल्वियोलाई आपको ये टर्म आएगा 10th स्टैंडर्ड में. लंग एल्वियोलाई इज द प्लेस where, here this is the balloon like structures. Lung alveoli is the place where exchange of oxygen which we take through air goes into the blood, and carbon dioxide which is brought by the blood is given out in the air form or gaseous form. So ये है walls of, ये है bronchi जो lungs से distribute हो रहे हैं, एंड उनके इनर वॉल्स में कोई अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होंगी जो आगे आएगा पार्ट. एंड द एंड विद दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई. आपको आधे टर्म्स 10th में आने वाले हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज मेमोराइज इट, लर्न इट प्रॉपरली कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. इन द सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विल ऑकर, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विल ऑकर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस. तो ये दो लोकेशंस हुए जहाँ पर ये सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट होगा. एंड टू मोर आर यूसोफेगस, नथिंग बट फूड पाइप, इनर लाइनिंग एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वैमस एपिथेलियम. तो आपको बस उनके सेल्स के बारे में और उनके लोकेशंस लिखने. अब इधर आप एक एक टिश्यू जो कवर होते जा रहा है उसका यहीं पर पॉइंट्स रीड करते जाएंगे. इट्स द बेस्ट table which can distinguish all. So first, squamous epithelium. What is the structure? Cells are thin, flat, irregular, which fit like floor tiles to form a delicate lining called pavement epithelium. Nucleus is in the center. Location, अभी हमने पढ़े थे, esophagus, lining of the mouth, alveoli of the lungs, blood vessels. What are the functions? They protect the underlying tissue from injury, germs. Then exchange of gases in lungs and materials between cells and the blood. तो ये उनके functions. Now we move to the second, जो यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया है. ये एक लेयर होगा. अब जब इसके मल्टीपल लेयर आते हैं तो हम उसको कहेंगे stratified squamous epithelium. And here you can see the second one. Stratified squamous is nothing but a multiple layer of squamous epithelium and is present on the outer surface of the skin. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. पर अगर एक ही लेयर रहा स्किन का तो स्किन बर्न्स भयानक हो सकता है क्योंकि स्किन इज एक्सपोज टू आउटर एटमॉस्फेयर, कभी सन की हीट से, कभी कोल्ड वेदर से. तो कंटिन्यूस वेयर एंड टेयर होता रहता है.
तो एक लेयर से काम नहीं चलेगा. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear, and since they are arranged in pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. I hope सबको ये सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. Now we move to the third type of epithelial tissue, which is cuboidal epithelium और columnar epithelium. अभी ये क्या है कि यहाँ पर भी जब एक्सचेंज एक्टिविटी होती है तो कुछ बॉडी के ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट है, वेर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकर. कुछ एब्जॉर्ब करना है, कुछ रिलीज करना है. द एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. नाउ इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में होता क्या है, डाइजेस्टेड फूड इज टू बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स. तो inner lining of intestine will have this kind of layer. Tall epithelial cells are present. So here is a diagram. Just a minute. So here it is, columnar epithelium. तो डायग्राम नीचे दिया है बट इंफॉर्मेशन यहाँ पर. दिस columnar epithelium will facilitate also movement across the barrier. कि इसके सरफेस पे कोई मटेरियल आया तो इनकी मूवमेंट भी हो सकती है. In respiratory tract, the columnar epithelial tissue has cilia, which has hair-like projections. ये पॉइंट फिर से पढ़ लेता हूँ. That in the respiratory tract, the columnar epithelial also has cilia, which is hair-like structures on the outer surface of the epithelial cell. और ये hair-like structures क्या करते हैं? These cilia can move, and their movement will push the mucus forward to clear it. तो जो भी वेस्ट, सर्दी होती है जब हमको, तो जो भी म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस बाहर निकल पाता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर की मूवमेंट से बाहर आ सकता है. एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम विल देन बी कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. अब इसमें कुछ अगर इमेजेस देखने गए तो अब ये देख सकते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. द म्यूकस इज सिक्रीटेड, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द एपिथेलियम. एंड ये म्यूकस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये उसको मूव करा के आगे प्रोड्यूस कर सकेंगे. ये इनर लाइनिंग है विंड पाइप का. एयरवे म्यूकस इज अ विस्कस जेल दैट कोट्स द इनर सर्फेस ऑफ द एयरवेज एंड सर्व्स टू ट्रैप फॉरेन डेब्रीज एंड पैथोजेंस, अलाउइंग देम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एयरवे. क्लीन एयर अंदर जानी चाहिए तो ये डस्ट ईजिली स्टिक हो सकेगी और ये ताकि एयर, फ्रेश एयर अंदर जा सके. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट. That is fine. तो ये पॉइंट्स हैं. अगर इसके बारे में और बात करें, दिस एपिथेलियम फैसिलिटेट्स यानी प्रमोट्स मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर, यानी अंदर के सरफेस में कोई भी मटेरियल रहा तो उनकी मूवमेंट ईजिली हो सकती है. दैट्स व्हाई दिस कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. इट ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट. इनमें भी ये प्रेजेंट है. वहाँ पे एग सेल और स्पर्म सेल की मूवमेंट ईजिली होने के लिए ये एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. सो रिमेंबर दैट दे आर प्रेजेंट इन ओविडक्ट, स्पर्म डक्ट, ताकि मूवमेंट वहाँ पे हो सकती है. सो दैट्स ऑल अबाउट ciliated columnar epithelium. Now we move to the last part, that is cuboidal epithelium. अब cuboidal नाम क्यों दिया? Cuboidal epithelium are cube shaped cells and where are they present? They form the lining of kidney tubules. अब किडनी से जो वेस्ट कैरी करने वाली पाइप है उसको ट्यूब्यूल कहते हैं. एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. सो दिस वे आपको हर एक सेल का स्ट्रक्चर और उनके लोकेशन से याद रखने. बेसिकली आप इसके खुद से पॉइंट्स बनाइए तो आपका लर्निंग भी इजी हो जाएगा. एंड नाउ लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. अब ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स वेयर दे कैन सिक्रीट सब्सटेंसेस एट द सर्फेस. तब क्या होता है? समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विल फोल्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है. अब ये इमेज के बिना बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. ये आप देख सकते हो, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है और अब यहाँ से वो कोई ना कोई अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज कर लेता है और ये ग्लैंड बन जाता है बॉडी में. एंड दे रिलीज समथिंग थ्रू अ डक्ट. सो दिस वे इट बिकम्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इट फॉर्म्स ग्लैंड नाउ.
Sometimes a portion of epithelial tissue will fold inwards, दिख रहा है आपको, and a multicellular gland is formed, and this is glandular epithelium, not a glands. Glands are of two types, endocrine, exocrine. They release some chemicals in the form of hormones or enzymes, and they also do some kind of work. अगर और डिटेल में देखने गए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल ट्यूबुलर इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, देन ब्रांच्ड बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल्स में होते हैं, वो इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं, अंदर आप देख सकते हो ब्रांच्ड मैनर में वो फोल्ड हो गए हैं. देन salivary gland has got many branches, mammary gland. So ये कहीं ना कहीं आउटर मोस्ट एपिथेलियल टिश्यू अंदर ही अंदर फोल्ड हो चुके हैं और अब वो यहाँ से कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं एंड दे बिकम अ ग्लैंड. आपको डिटेल में कुछ भी नहीं है, जस्ट रिमेंबर द आइडिया दैट व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. समटाइम्स अ पोर्शन विल फोल्ड इनवर्ड्स एंड अ मल्टीसेल्युलर ग्लैंड विल बी फॉर्म्ड. और ऐसे अलग अलग ग्लैंड्स की फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होती है. So 5 types of epithelium tissue are now covered. आपको सभी के लोकेशंस और फंक्शंस याद रखने. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, आपको याद रखना होगा. सो दिस वे प्रिपेयर इट एंड मंडे को हम इसका रिवीजन पूरा कर लेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नोट्स बनाइए ताकि ओरल्स के लिए कुछ आंसर्स दे सके आप, और लर्निंग शुरू रखिएगा. इस फ्राइडे को टेस्ट होगी पूरे चैप्टर पे. थैंक यू.